तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जड़ मूल से समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने उस पर काम किया। रोडों के मामले में हमने व्यापक काम करने पे सफलता पाई। कोई ऐसा मजरा नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर विद्युतीकरण व्यापक पैमाने पर ना हुआ। निरंतर क्षेत्र की जनता तक, बूथ तक हम लोग उपस्थित रहे। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का और कुछ नई योजनाएं और परियोजनाएं लाना है और उस पर काम। गांव स्तर की भी मूलभूत समस्याओं पर हम लोगों ने फोकस किया। 14 का चुनाव जीते, 17 का जीते, 22 का जीते और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में खिलेगा। मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है उसको देखकर लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। सीना चौड़ा करके हम फर्स्ट डे से कहते थे कि जिस दिन काउंटिंग होगी विपक्ष वाले 12 बजे के बाद भाग जाएंगे मतगणना स्थल से, और वही हुआ। 2014 और 2019 से बड़ी जीत 2024 में। कुछ है दिन शेष आ रहे अखिलेश, कहाँ चले गए अखिलेश? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC हिंदी के खास कार्यक्रम रूबरू में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा जिसकी प्रमुख भावना होती है, जिसके चलते वो जनता में और लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बांदा सदर से विधायक, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी जी। इनके बारे में अगर बात की जाए तो बांदा के खुरहंडपुर छिबाव के ये रहने वाले हैं। स्नातक स्तर तक की इन्होंने पढ़ाई की है। इसके पहले और पढ़ाई के बाद ये UPSS के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ ही साथ में पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो परिवार, व्यवसाय और कृषि से जुड़ा हुआ है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो बिजनेस और उसके बाद एग्रीकल्चर से आप लोग जुड़े हुए हैं। फिर आपने कहाँ से सोचा कि हमको कुछ अब पॉलिटिकल करना चाहिए, राजनीति में कुछ सक्रिय होकर उस हिसाब से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए? पंचायत स्तर की राजनीति तो हम लोग करते थे जी। तो उसके बाद मनाया 2014 में मोदी जी आए, एक बदलाव आया जी। लगा कि क्षेत्र के लिए कुछ काम किया जाए। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया जी। बांदा सदर की जनता ने आशीर्वाद दिया और बस फिर सक्रिय राजनीति में आ गए। उससे पहले मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही जी। जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं वो जी। और पिताजी, माताजी, मेरे परिवार में सब ग्राम प्रधान भी रहे जी। तो अगर कह दिया जाए कि मेरा व्यक्तिगत तो पॉलिटिकल में 10 साल यूपी उपभोक्ता संघ का चेयरमैन रहा जी। तो पिछला है, लेकिन विधानसभा घर परिवार से कह लीजिए मेरे रूप में पहली बार कोई लड़ा था। बांदा विकास खंड विधानसभा में प्रकाश द्विवेदी ने बीजेपी का झंडा फहराया 2017 में और फिर लगातार 2022 में भी। जबकि बांदा विधानसभा की सियासी जंग कुछ और कहानी बयां करती है। इस सीट पर अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी और 1 बार BSP के कैंडिडेट को यहां से सफलता मिली है। 2017 में कितना चैलेंज था और किस हिसाब से आपने उसे स्वीकार किया? क्योंकि 2017 में प्रचंड मोदी लहर भी थी। तो क्या आप इस जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे या आपने उस हिसाब से सब सारी चीजें की थी कि आपको भरोसा था? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार थी जी। और 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने जी। तो जहां जहां भी स्टेट की दूसरे दलों की गवर्नमेंट रही हो, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, सपा बसपा, तो इनके भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिक, मतलब इस तरीके से कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहां इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ रखी हो। जनता त्रस्त थी, परिवर्तन की बयार थी और मोदी जी के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दीवानी थी और इसीलिए इतिहास में पहली बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार
325 403 के अगेंस्ट 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीती। जी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा था उसका निरंतर ग्राउंड रूट पर काम करना, बूथ स्तर पर तैयारी करना और केंद्रीय नेतृत्व की बात को लेकर के आम जनता तक पहुंचना एक बड़ा कारण, और मोदी जी की लहर नहीं वो सुनामी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए 2017 की ये बात हो गई। अगर 2022 की सर बात की जाए तो सीटें 2017 के रेशियो में कुछ कम हुई, लहर कुछ कम हुई, या इस हिसाब से कह दिया जाए कि मतलब मोदी जी के नाम पर जो विधायक जीत गए उन्होंने 5 साल में वैसा कुछ किया नहीं जिसके चलते जनता उनको फिर से भरोसे पर लेती। 2022 में बांदा की जनता ने फिर से आपको जो है अपना नेता चुना। ऐसे कौन से सर प्रमुख कामकाज रहे जिसके चलते जनता को फिर से आप ही समझ में आए और आपको ही उन्होंने जनादेश दिया? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है और कोई ऐसी विधानसभा नहीं रही कि जहां पर काम ना हुआ हो। खासकर अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के द्वारा जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कभी बुंदेलखंड के लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे आएगा। एक बड़ा वो है, और चित्रकूट से निकल करके वो इटावा पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होता है, तो वो पूरी तरीके से हम ये कह लें कि बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात थी। इसके साथ हर घर पाइप पेयजल योजना, अभी बेतवा केन लिंक परियोजना भी आ गई। तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जड़ मूल से समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने उस पर काम किया। ये समस्या कैसे समाप्त हो, इसके अलावा कि मुझे दोबारा जनता ने क्यों चुना, एक तो मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता का, पूरी प्रदेश की जनता का पूर्ण विश्वास था। तभी हम 273 जीत करके आए हैं और बहुत सारी हमारी सीटें हैं जो नॉमिनल मतों से रह गई हैं। उसमें कुछ उनकी भी कमी आप कह सकते हैं, कुछ स्थानीय कारण के कारण, कोई 200 से, कोई 250 से, कोई 500 से। तो लेकिन जहां आप बात करते हैं कि कुछ विश्वास कम नहीं हुआ, आप देखेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज पहले से भी बढ़ा है। एक दूसरा कि इन 5 सालों में हमने, जैसे मैं बांदा सदर की बात करूं तो मैंने एक केंद्र बना करके कि मुझको सदर विधानसभा पे काम करना है, जनता ने विश्वास भी व्यक्त किया। तो मैं देखता था कि जैसे सिंगल कनेक्टिविटी थी, तो रोडों के मामले में हमने एक व्यापक काम करने पे सफलता पाई और एक एक गांव को 2-2, 3-3, 4 जगह से कनेक्टिविटी की, प्लस इसके अलावा ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक जाने के लिए गांव वालों को जहां 10, 25, 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, अब वो मात्र 5-10 किलोमीटर पे वो दूरी तय कर लेते हैं जी। इसके अलावा बिजली का काम भी, मतलब कोई ऐसा मजरा नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर विद्युतीकरण व्यापक पैमाने पर ना हुआ। गांव-गांव का विकास, कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर भी काम किया। तो अगर ये देख लिया जाए, इसके अलावा कि क्षेत्र की जनता से लगातार कनेक्टिविटी और संवाद, मतलब हमारा संवाद संगठन का और हमारा निरंतर क्षेत्र की जनता तक, बूथ तक हम लोग उपस्थित रहे, विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भी और वैसे भी आम जनता के बीच में हमारी उपस्थिति लगातार 5 साल तक बनी रही। उनके सुख में, उनके दुख में हमारा ये प्रयास था कि मैं निरंतर उनके साथ खड़ा रहूं, जिसका परिणाम आपको चुनाव में वो कारण है कि 2022 का भी जब चुनाव आया, पार्टी ने हम पर एक बार पुनः भरोसा किया और एक बार पुनः प्रदेश में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, जनता ने एक बार पुनः मुझे आशीर्वाद दिया। प्रयास ये है कि पिछले उसमें जो चीज़ें रह गई हैं उनको इन 10-5 सालों में कैसे कंप्लीट करते हैं, अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का और कुछ नई योजनाएं और परियोजनाएं
लाना है और उस पर काम करना। एक हमारा सर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 से 2022 तक ऐसे कौन से कामकाज रहे हैं जिन पर 22 में जनता ने फिर से आपको अपना जनादेश दिया, साथ ही साथ में 2022 अब मान लीजिए फिर से आपको जनता ने चुना है, तो अब 2022 से 2027 तक ऐसे कौन से कामकाज रहेंगे जिनको आप प्रमुखता से पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, जिससे क्षेत्र की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके? देखिए, बहुत सारे काम थे जो अधूरे पड़े थे। जी। जीत का कारण कम कहिए, जीत तो संगठनात्मक होती है जी। और उसका श्रेय पूरी तरीके से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को जाता है। लेकिन और हमारे यहाँ का संगठनात्मक एक संयुक्त प्रयास होता है। संयुक्त प्रयास का प्रतिफल था कि बांदा सदर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत एक बार पुनः हुई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मेरे रूप में हुई और मैं पुनः जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 5 वर्षों में जैसे एक बांदा से हम लोग बांदा, बिसंडा, सिंहपुर, ओरन, ये वाला जो रूट था, मैं 20 साल से वो उखड़ा पड़ा था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था। हमें सफलता मिली और प्रयास किया तो उसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाया और बांदा और चित्रकूट दोनों जनपदों से वो मार्ग गुजरेगा और बांदा, बिसंडा, ओरन, सिंहपुर, पहाड़ी और भौरी में जाकर के बांदा प्रयागराज मार्ग पर वो कनेक्ट होगा जी। तो लगभग 80-90 किलोमीटर का ये एक पैरेलल रूट स्टेट हाईवे के रूप में मिला। इस लाइन के जितने भी कस्बे, 2 नगर पंचायतें हैं, तमाम ग्राम पंचायतें हैं और विकास खंड हैं, लोग नहीं आ जा पाते थे। वो घूम फिर करके कोई अतर्रा से बांदा आता था, कोई खुरंड होकर के आता था। डायरेक्ट कनेक्टिविटी में वहाँ पर प्रॉब्लम थी। एक तो उसमें सफलता मिली कि उसको स्टेट हाईवे करके बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर काम प्रारंभ है, आने वाले 6 महीने में वो जनता को सुपुर्द हो जाए। इसके अलावा बांदा बाईपास है, देखते थे उखड़ा पड़ा है, बाईपास के नाम पर वहाँ कुछ बचा नहीं था। ट्रैफिक भी बढ़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ माइनिंग का ट्रैफिक है। तो प्रयास किया हमने कि वो 4 लेन बाईपास उसको स्वीकृत कराया और 4 लेन बाईपास लगभग कंप्लीट है। थोड़ा रेलवे में जो आरओबी बनना है तो रेलवे का पार्ट केवल रह गया है, बाकी सब कंप्लीट है। आने वाले 5-6 महीने में वो भी जनता को बनकर तैयार होकर मिल जाएगा। जब वो निकलेगा तो शहर के अंदर से जो हैवी ट्रैफिक के रूट्स हैं जो वो ख़त्म हो जाएगा और जो हैवी ट्रैफिक है वो उस बाईपास के माध्यम से शहर से बाहर होकर के बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा गांव-गांव की कनेक्टिविटी एक व्यापक पैमाने पर, ट्यूबवेल्स, विद्युतीकरण, उन मजरों में भी जहां देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और वहां विद्युतीकरण नहीं पहुंचा था। हाँ, उन मजरों में, उन छोटे छोटे गांवों में 2-2, 3-3, 400 की आबादी वाले मजरे हैं, लेकिन अगर उन्हें 3 किलोमीटर चलना है तो बरसात के सीजन में दलदल पार करके आते थे। आज पीडब्ल्यूडी की बेहतरीन रोडें हैं, वो आते हैं। तो एक बदलाव दिखा काम करने का। इसके अलावा गांव स्तर की भी मूलभूत समस्याओं पर हम लोगों ने फोकस किया, जैसे सौदागृह है, सामुदायिक भवन है, बारात घर हैं, गांव के अंदर भी आरसीसी रोडें हैं। तो एक व्यापक पैमाने पर इस पर हमारा प्रयास था। इसके अलावा जितने धार्मिक स्थल हैं उन पर भी हमने काम किया है कि जो जर्जर होकर के वो वीरान पड़े थे, कैसे वो सजे संवरे हमारी पुरानी सनातन संस्कृति के वो स्थान कैसे डेवलप हों। तो एक पहाड़िया दाई के रूप में एक पौंडरा ग्राम पंचायत मेरी विधानसभा में पड़ता है, वहाँ से पर्यटन के माध्यम से और कुछ अपने विधायक निधि, जिला पंचायत आदि विविध स्रोतों के तहत वहाँ पर हम लोगों ने काम कराया। विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ देवी जी हैं, वहाँ पर भी कुछ काम हुआ है और कुछ काम शेष है जो
अभी आगे आने वाले समय में पर प्रस्तावित है, वहाँ भी उसको होना है। डोंगरी के हनुमान जी मेरे घर के पीछे ही है कि चारों तरफ से तालाब पे रिटेनिंग वाल करके मंदिर का सौंदर्यीकरण और सौंदर्यीकरण, इसके अलावा पर्यटन ने भी वहाँ लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है पर्यटन विभाग के द्वारा। क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा भी उनकी उसमें भी ये प्राथमिकता है कि एजेंडे में कि जितने भी अपने धार्मिक स्थल हैं वो पुनर्जीवित हों और अस्तित्व में आवें और एक पर्यटन का केंद्र बने। वो पर्यटन के साथ आस्था एक संयुक्त कॉम्बिनेशन। बांदा शहर में जैसे बम्बेश्वर पर्वत है, उसमें भगवान वामदेव विराजमान है। वहाँ भी अभी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय योगी जी के द्वारा 40 लाख रुपए, पहाड़िया दाई में 1.25 करोड़ रुपए, डोंगरी के हनुमान जी में 70 लाख रुपए, लगभग 50-55 लाख रुपए क्या कहते हैं विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ देवी जी में। पूर्व की कभी किसी सरकारों ने इन स्थानों की चिंता नहीं की। एक धर्म संप्रदाय के किसी गांव में 10 लोग भी हैं तो वहां कब्रिस्तान बना, लेकिन 3000 की आबादी वाले बहुसंख्यक के लिए शमशान स्थल बनाने, सौदागृह बनाने की पूर्ववर्ती किसी भी सरकारों ने कोई चिंता नहीं की। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसकी चिंता की। सर, जनता ने आपको 2 बार जनादेश दिया है। आगे 2024 की लड़ाई है लोकसभा चुनाव की। अगर जनता चाहे कि आप एक विधायक के रूप में हमारी सेवा तो किए हैं, एक सांसद के रूप में एक जनप्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आए, लोगों के विकास के लिए काम करें, किस स्तर की सर तैयारियां कर रहे हैं 2024 के लिए? जानना चाहेंगे। अगर 2024 में नहीं मन बना रहे हैं तो क्या आगे के लिए कभी आप सोचेंगे कि सदन की तरफ, दिल्ली की तरफ तैयारी की जाए? देखिए, मेरी विधानसभा है, गांव-गांव बूथ-बूथ पर मेरा संपर्क है, मेरा संवाद है, जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और मैं व्यक्तिगत संतुष्ट हूँ। और इस उद्देश्य से कि मुझे लड़ना है ऐसी मेरी कोई तैयारी न मैंने कभी विचार किया, न सोचा, न मेरी कोई तैयारी है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 14 का चुनाव जीते, 17 का जीते, 22 का जीते और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में खिलेगा। कैंडिडेट कोई हो, उससे कोई लेना देना, वो संगठन का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा काम है एक किस तरीके से वो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। एक सिपाही, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों का काम है जिताने का, लगने का। और जिस तरीके से एक बेस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है, उसको देखकर लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। मान लीजिए पार्टी ने आपको लोकसभा के लिए चुना कि लोकसभा के एक कैंडिडेट के रूप में आपको जिम्मेदारी देती है, तो आप फिर? हमारे यहाँ सांसद जी हैं RK सिंह पटेल जी, बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वही दोबारा चुनाव लड़ेंगे। मेरी अपनी व्यक्तिगत कहीं कोई अभिलाषा नहीं है। जनता जनार्दन ने मुझे बांदा सदर की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है, तो जो ड्यूटी मुझे मिली है आशीर्वाद के रूप में, मैं ईमानदारी के साथ उस ड्यूटी का निर्वहन करने में लगा हूँ। मैं उस ड्यूटी को छोड़कर और फिर छलांग लगाऊं तो ना इस तरीके का मेरा कोई विचार है, ना मेरी कोई तैयारी है। और आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम खिलेगा। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यूपी की जनता ने एक बार फिर से योगी सरकार पर प्रचंड बहुमत
के साथ भरोसा जताया, जबकि आम तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार आती है तो फिर से रिपीट नहीं होती है। 1985 के बाद से सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तब कांग्रेस ने 1980 और 1985 दोनों ही चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ फतेह किया था। अब 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सर इतिहास दोहराया है। तो चुनाव के पहले क्या आपको लग रहा था कि यूपी में हम फिर से रिपीट कर पाएंगे, बीजेपी फिर से रिपीट कर पाएगी? क्योंकि तमाम अलग अलग जगहों पर अखिलेश यादव के नाम की मुहर ब्यूरोक्रेट्स भी लगा रहे थे। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों की दीवारों का पेंटिंग एंटिंग इन सब में भी बड़ा बदलाव हो गया था। तो उस समय की चीज़ें क्या कुछ थी? फिर और भी तमाम चीज़ आप देखे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना और सब इस तरह के जो भी कुछ लोग थे जिनको अहम मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई थी, वो लोग पार्टी छोड़ कर समाजवादी पार्टी की तरफ कूच करना शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे सर कुछ लगा था कि सरकार बदल सकती है? देखिए, एक बात आपको बता दें, फर्स्ट डे से लेकर अंत तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरी बात छोड़िए, एक एक कार्यकर्ता, जनता जनार्दन ये जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में भी बनेगी। कुछ सीटें कम आ रहे अखिलेश हैं, नारे बहुत लगते हैं, नारे लगते रहे हैं। एक बात आज आप सुने, और ये जो 2022 का जनादेश है जो जनता ने दिया है, ये पिछले 5 वर्ष 17 से लेकर 22 तक के बीच में किए गए काम का जनादेश है। ये मोदी जी के नेतृत्व के प्रति आस्था का जनादेश है, योगी जी के नेतृत्व के प्रति आस्था का जनादेश है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन का जनादेश है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी नर्वस था और न उसके, मेरे लिए अगर आप कहते हैं तो सीना चौड़ा करके हम फर्स्ट डे से कहते थे कि जिस दिन काउंटिंग होगी विपक्ष वाले 12 बजे के बाद भाग जाएंगे मतगणना स्थल से, और वही हुआ। मैं 17 में भी कहता था। तो जनता ने 5 साल काम देखा है, तब ने जनादेश दिया है। 17 में हम परिवर्तन पर आए, पर 22 पे हम मोदी जी के कार्यों के, योगी जी के कार्यों के और संगठन के जो परिश्रम का भाव था, आम जनता के साथ लगातार संवाद, विकास कार्यों की निरंतरता, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हम लोग 2022 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। कुछ सीटें अगर कम हुई हैं तो उसके स्थानीय कारण है। मैंने आपसे कहा, आप देखेंगे बहुत सारी सीटें 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, 500 वोट, ये बहुत सारे कारण हैं। सर, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2024 में क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं कि 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार वापस आएगी? क्योंकि लगातार जो है ये जीत की हैट्रिक हो जाएगी अगर फिर से 2024 में आप रिपीट करते हैं। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं? और विपक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो तमाम गठजोड़ अभी से सब सारी चीज़ें चल रही हैं। बिहार में अगर देख लिया जाए तो नीतीश जी पूरी तरह से सब कुछ बड़ा परिवर्तन करके फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या कुछ लगता है सर कि विपक्ष कितना मजबूत है, कितने मजबूती के साथ 2024 में अपनी दावेदारी पेश करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि विपक्ष विपक्ष कहीं मजबूत नहीं है, बिखरा विपक्ष है, कोई लेना देना नहीं है। 19 में भी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा गठबंधन तो नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी पता नहीं चला, धज्जियां उड़ गई इन लोगों की। 2014 और 2019 से बड़ी जीत 2024 में होगी, क्योंकि इन 10 सालों में बहुत सारी योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान तक पहुंचा है। जिस आदमी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक आम किसान को 6,000 रुपये वार्षिक मिलेगा, एक गरीब माँ को चूल्हे में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी के बीच में भी जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में, एक बेहतर ढंग से पहली बार हमारी वैक्सीन आधा सैकड़ा से ज़्यादा देशों में गई, हम लोगों ने भेजा। अपने देश में भी 100% वैक्सीन पर हम लोग सफल रहे लगाने पर। उस पर भी विपक्ष ने तमाम राजनीति की कि ये भगवा वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है।
बहुत भ्रमित करके रखा, इससे ये रिएक्शन होगा, इससे ये रिएक्शन होगा। विपक्ष कुछ के दिनों सर के एक लिए एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे अखिलेश यादव जी। उनका कहना था कि मोदी जी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। तो कुछ आंकड़ा पता चला उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? देखिए एक बात, हम ये सब चुपचाप लगवा लिए, ये जनता के लिए दूसरा प्रदर्शन करते हैं, बाकी लगा इन्होंने सब लिया है, हम आपको बताएं। और भ्रमित करने का काम इनके किया, लगवाए थे, वो चीजें आई थी, भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता ने इनके भ्रमजाल को भी तोड़कर वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार ने उनकी भी चिंता की। देखिए मोदी जी की यही विशेषता है, योगी जी की यही विशेषता कि उन्होंने ये चिंता की कि गांव गरीब किसान जो काम नहीं कर पाएगा उसका घर परिवार कैसे पलेगा। तो लगातार कोविड के बाद से निःशुल्क 2-2 टाइम उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का वितरण आपके सामने। पहले खाद्यान्न बढ़ता कहाँ था, बिकता था, आज बट रहा है। अगर मेरे नाम का राशन कार्ड है, मैं मुंबई में काम कर रहा हूं, तो मैं वहां भी अपना 1 नेशन 1 कार्ड वहां भी ले सकता हूं। तो देखिए जब ट्रांसपेरेंसी तरीके से आप काम करेंगे, गरीब को उसका हक मिलेगा। आम आदमी को जब बदलाव और परिवर्तन दिखता है, दिखने लगता है, तब वो मजबूती के साथ, आस्था के साथ खड़ा होता है। इन लोगों के पास केवल ढकोल संख है, सत्ता इनके पास एक लूट और भ्रष्टाचार का केंद्र है, साधन है कि उसकी प्राप्ति से हमको ये मिलेगा। और इन्होंने जो किया, इसीलिए जनता ने इनके पिछले क्रियाकलापों को देखते हुए इनको एक सिरे से नकार दिया। बहुत नारे लगे 2022 में कि हम आएंगे, और अखिलेश कुछ है दिन शेष आ रहे, अखिलेश कहाँ चले गए अखिलेश, ये सब कहीं कोई। भारतीय जनता पार्टी का देखिए जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे क्षेत्र पे सक्रिय रहता है। एक एक योजनाओं की जानकारी, जब लोगों को उनके अधिकार पता होंगे, सरकार की योजनाएं पता होंगी कि सरकार ने उनके लिए किन किन योजनाओं को लागू किया है, कौन कौन सी उनके लिए योजनाएं बनी हैं, तो जागरूक होंगे, वो लेंगे। पहले पता ही नहीं चलता था, कागज में योजनाएं चलती थी, अब तो प्रचार है, प्रसार है, कैंप लगते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है। इसके अलावा भी अगर कोई योजनाएं आती है, संगठन स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर व्यापक प्रचार प्रसार। एनबीसी हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बांदा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को जो उन्होंने क्षेत्र में किया था, उन सब चीज़ों को एनबीसी हिंदी के माध्यम से शेयर की। साथ ही साथ में क्षेत्र में, समाज में उन्होंने किस तरह की अपनी गतिविधियां रखी थी, उसको भी उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बताया। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।